नमस्कार दोस्तों। हम सभी सहारा इंडिया के फील्ड वर्कर हैं। 19 वर्षों से भी ज़्यादा समय से सहारा इंडिया से जुड़े रहे हैं। इसके उपरांत में भुगतान की समस्या सहारा इंडिया कंपनी द्वारा जमाकर्ताओं की निरंतर बनती रही। अपने जमाकर्ताओं के भुगतान के लेने हेतु हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है। इसके लिए चाहे संस्थागत हो चाहे कानूनी हो, आने हेतु विगत वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। 24,000 की आबादी वाले पथरिया क्षेत्र में निवेशकों के हजारों करोड़ों रुपए के भुगतान बाकी। यह भुगतान दिलाने हेतु माननीय हाई कोर्ट में हम लोगों ने रिट याचिका दायर की थी। 17 दिसंबर 2021 को यह याचिका हम लोगों ने माननीय हाई कोर्ट में 21 फील्ड वर्करों द्वारा दर्ज की गई थी, जिस पर 1 सितंबर 2022 को सेंटर रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा जवाब दिया गया था। इसमें हम लोगों ने सहारा समूह द्वारा संचालित सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी और सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि सहारा इंडिया द्वारा संचालित होती है, उसका हम लोगों ने यहाँ डिपॉजिट नहीं लिया था, इसलिए उसके विषय में हम लोगों के कस्टमर भी नहीं थे। यूनिक प्रोडक्ट कमर्शियल कारपोरेशन के भी जमाकर्ता थे हमारे क्षेत्र में, जिनका भुगतान बहुत वर्षों से बाकी था। माननीय हाई कोर्ट द्वारा इस विषय में 1/9/2022 को अपना निर्णय दिया गया और ये जो हम लोग की भुगतान की समस्या है, इसके निराकरण हेतु सेंटर रजिस्ट्रार नई दिल्ली को आदेश दिया गया कि याचिकाकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण करे। इसके तहत हम लोगों ने है जो 28 सितंबर 2022 को द एडिशनल सिक्योरिटी सेंटर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कारपोरेशन को कृषि भवन न्यू दिल्ली में अपने निवेशकों की सूची प्रमाणित सूची जो कि सहारा द्वारा अधिकारियों द्वारा प्रमाण व नोटरी द्वारा सत्यापित प्रति जमा की गई थी। वैधानिक परिवेश में हम लोगों ने आरटीआई है जो दाखिल की। आरटीआई लगाने के भाई सीआरसीएस को अवगत कराया कि हम लोगों को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, हम चाहे हमारा हो या अथवा हमारे जमाकर्ताओं का, किसी का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। तब हम लोग भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, उसके उपरांत हम लोगों ने इसके लिए प्रथम अपील भी दायर की। तो सीआरसीएस द्वारा ना अपील का ना प्रथम अपील का कोई भी जवाब नहीं दिया गया। समय निकलता जा रहा था, हम लोगों ने इसके लिए आगे बढ़े, किसी भी जमाकर्ता से कोई भी 1 रुपया नहीं लिया, स्वयं ही जमाकर्ताओं के हितों के हेतु माननीय हाई कोर्ट में न्यायालय की आदेश की अवमानना का प्रकरण दर्ज किया। प्रकरण दर्ज हो जाने के बाद अभी कुछ समय पहले माननीय हाई कोर्ट में सीआरसीएस द्वारा जो जवाब दिया गया, वह जवाब यह था कि सभी को पता है कि सहारा सेवी खाते से 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं और सहारा समूह की सहकारी समितियों के वैध बकाया जमाकर्ताओं का भुगतान होना है। प्रश्न ये उठता है कि यह जवाब कहां तक सही है? क्या दिल्ली की हाई कोर्ट और जबलपुर की हाई कोर्ट में अंतर है क्या? सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, लेकिन हाई कोर्ट चाहे दिल्ली की हो और चाहे जबलपुर की हो, हाई कोर्ट दोनों एक ही हैं, अधिकार क्षेत्र भी दोनों के एक ही हैं।
फिर इस तरह का गुमराह क्यों किया जा रहा है? सीआरसीएस द्वारा ये कहना कि हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार सहकारी समितियों के भुगतान 4 सोसाइटियों का निर्धारित किया है। अच्छी बात है, इसके लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री को धन्यवाद। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इसके अलावा क्यूसाब है, कॉमर्शियल है, इसका जो भुगतान बाकी है और भुगतान दिलाने हेतु सीआरसीएस को ही नियुक्त किया गया था। ये मैं नहीं कह रहा, माननीय हाईकोर्ट जबलपुर का आदेश था। उस संबंध में जो सीआरसीएस द्वारा जवाब दिया गया है उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है कि इसका भुगतान कैसे और किस प्रकार होगा। जब माननीय हाईकोर्ट द्वारा कोई भी डिसीजन दिया जाता है तो स्वाभाविक उसका पालन करना प्रत्येक सरकारी संस्थान का कर्तव्य होता है, लेकिन उस पर ऐसा लगता है कि कोई पालन ही नहीं किया गया, सिर्फ कागजों का खेल चल रहा है। मैं ये नहीं कहता, किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन प्रश्न तो उठता है कि आज जहां ये मामले वैधानिक नोटिस जी हम आपको बता रहे, उपभोक्ता फोरम के दर्जनों प्रकरण है ये रखे हुए हैं जो 2019 से बाकी। इसमें कंपनी ने स्वयं माना कि हमको इतना पैसा देना है और हम इसका ब्याज समेत भी, कंपनी के भी वकील खड़े हुए, अधिकारी भी आए, उन्हें स्वीकृत किया कि भाई यहाँ इनकी इतनी मेच्योरिटी बाकी है। इसमें तमाम प्रकार के खाते हैं, चाहे वो सहारा इंडिया कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, यूनिवर्सल हो, क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारे इंडिया में हम लोग काम नहीं करते थे, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। क्यूसाब के भी बहुत से मामले हैं, कॉमर्शियल के भी आदेश हुए हैं, लेकिन उपभोक्ता फोरम का भी कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट का भी आदेश हो गया, लेकिन उसके उपरांत वही जो कहते हैं। अब यदि हाई कोर्ट की रेट की माने तो इसमें जो जवाब दिया है पिनाक पानी मोहंती, वे एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इनके विषय में मैंने गूगल पर पढ़ा। इनकी ओर से है जो याचिका दर्ज की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा है जो हस्तक्षेप किया गया, आवेदन दिया गया, और यह याचिका है जो WPC 2022 में दर्ज की गई थी, जिसका फैसला है जो 29 मार्च 2023 को आया था। लेकिन इसके पहले हम लोगों की है जो रिट याचिका दर्ज की गई थी, और यह रिट याचिका हम लोगों ने 17/12/2021 में दर्ज की गई थी, और इसका फैसला है जो 1/9/2022 को दिया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार पथरिया जिला दमोह मध्य प्रदेश भारत देश में प्रथम रिट दायर करने वाला एक छोटा सा क्षेत्र था, जो सम्मानित जमाकर्ताओं की, निवेशकर्ताओं के भुगतान हेतु माननीय हाई कोर्ट में रिट याचिका दर्ज की गई थी, ताकि जमाकर्ताओं का भुगतान मिल सके। हम लोग भुगतान हेतु निरंतर प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भुगतान के अलावा कार्यकर्ताओं के हितों को भी, जैसे सहारा इंडिया के फ्यूचर फंड का मामला है और सहारा के एजेंटों का इनकम टैक्स का मामला है, तो इनकम टैक्स का मामला था, वह पैसा हम लोगों को पूरा मिल चुका है। उस पर हम लोगों ने है जो लिखापढ़ी की थी, और लिखापढ़ी के परिणाम स्वरूप सभी लोगों का पैसा अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, जितने भी वर्षों का डला था। और जब से हम लोगों ने काम छोड़ा उसके बाद कोई मतलब नहीं, क्योंकि कंपनी में ही जो प्रतिबंध लग गया था, कंपनी की ब्रांचें भी बंद हो गई थी। सम्मानित निवेशकर्ताओं की भुगतान दिलाने हेतु जब से अगस्त 2012 से सहारा इंडिया और सेबी का प्रकरण चल रहा है। सभी को पता है कि सहारा इंडिया ने रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये 2 स्कीमें थी। इन दोनों स्कीमों का पैसा कंपनी द्वारा सहारा क्यूसाब में परिवर्तित किया गया था। ये क्यूसाब करने के उपरांत जो नवंबर 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब प्रतिबंध लगा दिया गया काम
काम बंद हो गया, परेशानियां बढ़ गई और धीरे धीरे इसका भी समय होता गया। समय होने के उपरांत उस क्यूसाब के पैसे को सहारा की स्टार मल्टीपर्पज और कोऑपरेटिव सोसाइटियों में ट्रांसफर एजेंटों के माध्यम से किया गया, जिन्हें एजेंट नहीं हम लोग कार्यकर्ता, फील्ड वर्कर आदि शब्दों से संबोधित करते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि आखिर संस्था पर विश्वास करना एजेंटों को बहुत भारी पड़ा। सब लोग कहते हैं कि एजेंटों ने गलती की, क्यों परिवर्तित कराया। भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें एजेंट की गलती नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति जिस संस्थान में काम करता है उस व्यक्ति को उस संस्थान का पता होता है कि जब उसका प्रबंधक, उपप्रबंधक ये कह दे कि यदि आप पलटी नहीं करोगे तब आप जानो और आपका जमा करता जाने। दोस्तों यह यथार्थ सत्य है कि एजेंट ब्लैकमेल होकर मजबूरी में री इन्वेस्टमेंट किया है और करना ही पड़ा, ऑप्शन भी कुछ नहीं था। क्योंकि जब आज भी देख रहे हो यही उसी समय होता, यदि हम लोग ना करते तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। और निष्कर्ष पता है कि जब हाई कोर्ट के आदेश का भी तामील नहीं किया जा रहा, भाई सर्वोच्च न्यायालय ने तो आज डिसीजन दे दिया ना, यह तो डिसीजन बहुत पुराना है। कंपनी द्वारा आदेश की अवहेलना की जा रही है, तो आखिर न्याय की गुहार किससे लगा। हम लोग चाहे संस्थागत हो चाहे वैधानिक परिवेश हो, निरंतर वर्ष 2016 से प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों ने रीइन्वेस्टमेंट भी नहीं किया, आज भी दस्तावेज। ये मैं जो जानकारी दे रहा हूं इसके पूरे साक्ष्य हैं और इसमें से 90% साक्ष्य मैंने हाई कोर्ट के समक्ष है जो रखे थे, जिसके उपरांत ही माननीय हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा यह डिसीजन दिया गया था। 29 मार्च 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया। उसके उपरांत सभी लोग बोल रहे थे कि भाई एप्लीकेशन पहुंचाओ, आपका भुगतान हो जाएगा। बहुत से सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे थे, और क्यों नहीं होंगे, क्योंकि माननीय सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी द्वारा बोला गया था कि आप अपनी एप्लीकेशन पहुंचाओ और 3-4 माह के अंदर सहारा की सहकारी समिति के निवेशकर्ताओं की जांच पड़ताल कर भुगतान हो जाएगा। तो हम लोगों ने 23 जून 2023 को है जो दिल्ली स्वयं गए, जिसमें पुनः 23 जून 2023 को स्वयं गए, जिसमें पुनः है जो जितने भी हम लोगों के पास में है जो भुगतान बाकी थे सम्मानित निवेशकर्ताओं के, जमाकर्ताओं के, सभी लोगों के प्रमाणित लिस्ट जो कि पूर्व थे, जो सहारा इंडिया के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित की गई थी, नोटरी द्वारा सर्टिफाइड कराते हुए प्रमाणित प्रति हम लोग जमा करके आए। इसके उपरांत उपभोक्ता फोरम के सैकड़ों आदेश थे, उनको भी सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा किया गया। तब वहां बताया गया कि इस संबंध में कार्रवाई चल रही है और आवेदन देने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए एक पोर्टल लॉन्चिंग किया जाएगा। और हुआ वही कि अभी पोर्टल लॉन्चिंग हुआ और पोर्टल है जो 18 जुलाई 2023 को लागू हुआ, 1 माह से ज्यादा होने को है। लेकिन अभी तक है जो भुगतान प्रक्रिया हमारे क्षेत्र में अभी तक है जो शायद कितने 40 दिन हो गए, 40 दिन से ज्यादा होने के हो, लेकिन अभी तक किसी के खाते में पैसा प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न यह उठता है कि माननीय अमित शाह जी द्वारा पोर्टल लॉन्चिंग किया गया, 10,000, 20,000, 30,000 रुपये तीसरी किस्त में बाकी का पैसा देने हेतु बोला गया। लेकिन आज सभी को पता है कि चाहे गरीब जनता हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे अमीर हो, सहारा इंडिया में कोई भी व्यक्ति जिन्होंने निवेश किया उसका लक्ष्य एक ही होता था कि हमें सहकारी संस्थान से सहारा इंडिया में ज्यादा ब्याज मिल रहा है, इसी हेतु वह अपना फिक्स्ड डिपॉजिट करते थे और कोई मतलब उनका नहीं होता था।
आज सहकारिता की जो नियम कानून, मल्टी सिटी एक्ट है, जो जिसे मल्टी स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सेंट्रल रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज नई दिल्ली द्वारा है, जो जो हम लोगों ने रेट याचिकाएं दर्ज की थी सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के भुगतान हेतु, वह सभी याचिकाएं, क्योंकि हाईकोर्ट का दबाव प्रेशर पड़ रहा था, ऐसी प्राप्त जानकारी अनुसार सेंट्रल रजिस्ट्रार महोदय है, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उसके उपरांत पिनाक पानी मोहंती जी की जनहित याचिका केंद्र सरकार की तरफ से हस्तक्षेप कर आवेदन दिया गया था, WPC 2022 दर्ज की गई थी, जिसका फैसला 29 मार्च 2023 को आया और वर्तमान में यह पोर्टल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार बनाया गया है। तो मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, आपका कितना भी भुगतान हो। यदि आपकी खून पसीने कहने चाहिए मेहनत की कमाई है, तो आप इस पर है जो रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। रहा बहुत से मन में यह विचार है कि ब्याज सहित मिलेगा कि मूलधन मिलेगा, तो माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा प्रारंभ में ही बोला गया था कि सहकारी समितियों का सूद सहित पैसा दिलाया जाएगा, लेकिन उनका एक वक्तव्य था जो मुझे आज भी बुद्धि से परे है, कि उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जमाकर्ताओं को ब्याज नहीं मिलता था, मूलधन नहीं मिलता था, जबकि सभी को पता है कि सहारा इंडिया की जितनी भी सहकारी समितियों में है, आम पब्लिक, गरीब जनता हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो या कोई भी हो, सभी ने अपना पैसा है इसी उपलक्ष्य हेतु जमा किया कि इसमें ब्याज सोसाइटियों में सहारा की ज्यादा है। लिखित वचन पत्र दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया। तो मुझे आज तक एक बात ये समझ नहीं आई कि माननीय सहकारिता मंत्री द्वारा यह वक्तव्य इस तरह का क्यों कहा गया। खैर, रूल्स एक्ट, मल्टी सिटी एक्ट 2002 अधिनियम क्या कहते हैं ये तो अभी मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन जितना भी पढ़ा है उस हिसाब से इसमें बाध्यता कोऑपरेटिव सोसाइटी अर्थात सेंट्रल रजिस्ट्रार की बनती, उक्त पैसा संपूर्ण दिलाने की। जो भी वर्तमान कानूनी परिवेश से स्पष्ट हो चुका है कि संपूर्ण पैसा दिलाने की जवाबदेही भारत सरकार की है, क्योंकि सरकार द्वारा ही सहारा इंडिया को जो भी लाइसेंस दिया गया, चाहे क्यूसाप का हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं सहारा की सहकारी समितियां जो 4 हैं उनका हो, चाहे आपका कहने कॉमर्शियल हो, इन सब का पैसा दिलाने की जवाबदारी भारत सरकार की है। लेकिन अभी भी बहुत सी विषमताएं मौजूद हो पोर्टल पर, जिनका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूं, और अभी आप देखना कभी ये रिजेक्ट हो जाते, कभी अंडर प्रोसेस हो जाते। लेकिन अंडर प्रोसेस हो जाने के बाद जब वहां आप पंजीकरण संख्या देखेंगे तो वहां जो दावा दिनांक आ रही है वो आज तक समझ में नहीं आया कि पोर्टल है जो 18/7/2023 में बना, उसके उपरांत हम लोगों ने दावा किया, उसमें दावा दिनांक गलत क्यों लिखी आ रही है, कहीं 18 आ रही है, कोई 17 आ रही है। यह एक प्रश्न चिन्ह है जिसका जवाब CRCS को देना चाहिए। उसके उपरांत CRCS के जो टोल फ्री नंबर दिए गए हैं वो तो खाली नाम मात्र के। इन सब बातों को मुझे लगता है आगे है जो सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराना पड़ेगा कि आपने जो टीम बनाई, क्या ऐसी टीम बनाई कि जो टोल फ्री नंबर दिए गए वो लगे ही ना कभी, कोई आप ग्रीवनेस डालो उसका निराकरण नहीं होगा। यह समझ से परे है। क्या आपने ये ऐसा बोला था कि आप जो टीम बनाएंगे वह 10 से 30 हजार तक का ही भुगतान देना। ये तमाम प्रकार के प्रश्न हैं जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही हल किए जा सकते हैं, बाकी और कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं, क्योंकि जब आप शिकायत करेंगे तो उसका रिप्लाई नहीं आएगा, कोर्ट की आदेश की अवमानना होगी है। RTI, बहुत से लोग RTI लगा दो, RTI, जब कोई जवाब देगा तब तो RTI लगाओ, अपील लगाओ तब भी नहीं, अवमानना लगाओ तब भी नहीं। तो इस तरह से क्या, ये तो शुद्ध खुलेआम संविधान की अवहेलना है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका, ऐसा लगता है कि सब कुछ अब वर्तमान परिवेश में नेताओं के हवाले हो गया है, जहां कोई सुनने वाला नहीं।
हिंदुओं की वोट्स की आवश्यकता है, हिंदुओं की समस्या से कोई मतलब नहीं। अंत में यही कहना चाहूंगा कि भाइयों फिर भी आप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, जिन लोगों का हो सकता है वो अवश्य कराएं। कोई समस्या है तो उसे सीआरसीएस को लेटर के माध्यम से अवगत कराएं, क्योंकि और तो वो रिप्लाई देती नहीं, जिससे आगे चल के यदि आवश्यकता हो तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उक्त तथ्य को रख सकें। इसी के साथ यह वीडियो खत्म करता हूं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत।